CA, coding, and I think so you worked with one of the big fours as well. How did this happen? सबसे पहले अगर बैक टेस्ट करना है यू नीड टू हैव एन आइडिया, और आइडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेशन. आई ऑब्जर्व द मार्केट्स इन टू वेज. सबसे पहला तो लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन है, एंड सेकेंड थिंग इज आप M2Ms देखिए. अगर एक सिस्टमेटिक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग जर्नी बनानी हो तो ज़्यादा वेरिएबल अच्छा है कि कम वेरिएबल अच्छा है? तो डू यू बिलीव दैट स्ट्रेटजी विल स्टॉप वर्किंग ऑल टुगेदर? आई चेक इज ओवरफिटिंग, कि वो जो मॉडल है ओवरफिट ना हो जाए. 50% इज स्ट्रैटेजी, 30% इज मनी मैनेजमेंट. देन कम्स द साइकोलॉजी, विच इज हाउ मच परसेंट? 20%. 20%. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड मनी एंड मशीन पॉडकास्ट. दोस्तों, आज का पॉडकास्ट सही मायने में बहुत ही यूनिक है, इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है. और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ मैंने लास्ट 5 साल से काम किया हुआ है, एंड आई हैव लर्न सो मच अंडर हिम, और वो हमेशा एक नए आइडियाज़ के साथ आता है. तो दोस्तों, मैं आज बोलता हूँ कि ये वीडियो तो आपको डेफिनेटली पूरा देखना है. तो चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है. मार्केट में हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट चालू करने के लिए कोई डिग्री लगती नहीं है, लेकिन अगर आप एक नंबर के साथ आते हो तो आपका एक बहुत बड़ा बैकबोन होता है. तो इसीलिए हमें मानते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, क्योंकि उनकी नेक ऑफ द नंबर्स बहुत स्ट्रांग होती है. और अगर कोई प्रोग्रामर हो तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि आज के डिमेंशन में एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही मायने रखता है. अगर मेरी माने तो सबसे रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है जो बंदे को स्टॉक मार्केट की समझ हो, नंबर की समझ हो, और उसको प्रोग्रामिंग भी आती हो. क्या आप कोई सोच सकते हो अपने ऐसे कोई दोस्त के बारे में? मेरा ऐसा ही एक दोस्त है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नंबर्स के साथ खेलता है और ब्रिलियंट प्रोग्रामर है. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस तन्मय. हाय तन्मय, कैसे हो? Hi Vishal bhai. Thank you so much for the lovely introduction, and I'm super excited today. सेम ईयर. टू बी ऑनेस्ट, मैंने बोला नहीं है, लेकिन यूजुअली मैं पॉडकास्ट में नर्वस नहीं होता हूँ. दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट आई एम गेटिंग नर्वस टू इंट्रोड्यूस यू एंड आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि आई हैव सीन आवर जर्नी टुगेदर. हम लोग 2019 में, आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी. 2019 में मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में गया था, और मैं एक इंट्राडे मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करता था. दैट वाज द टाइम आपने एक मुझे कॉल किया था, और वो कॉल 3 घंटा चला था. मे बी यू वुड नॉट रिमेंबर इट, बट आई स्टिल रिमेंबर. वो 3 घंटा कॉल चला था, और मेरी लाइफ का वो एक आहा मोमेंट था कि ये बंदे को कितना वास्ट नॉलेज है अबाउट ट्रेडिंग, कोडिंग एंड बैक टेस्टिंग. तो आज की जो पूरी की पूरी जो माइंड मनी एंड मशीन है ना, उसका पूरा फोकस हम लोग रखते हैं बैक टेस्टिंग, बिकॉज आई नो दैट्स योर फोर्टे. Absolutely. ओके, सो तन्मय, लेट्स स्टार्ट विद बिगिनिंग बोलते हैं. सो आई वुड रियली वांट टू अंडरस्टैंड CA, कोडिंग, एंड आई थिंक सो यू वर्कड विद वन ऑफ द बिग फोर्स एज वेल. हाउ डिड दिस हैपन? So Vishal, this has been a very interesting journey. तो मैंने CA क्लियर किया 2015 में. उसके बाद आई वर्कड इन कपल ऑफ बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स लाइक EY, Deloitte. आई वर्क देयर फॉर अराउंड 2.5-3 years. So उस टाइम पे आई हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आई हैड अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, आई हैड स्मार्ट पीपल अराउंड मी, एक फर्म था जिसकी ब्रांड थी, बट आई स्टिल could not visualize myself working there for the next 10-15 years. I was actually bored of it, so I wanted to try something new. And luckily usi time pe my elder brother told me about stock markets for the first time. So he was in Bangalore at that point of time, and he called me. He said, what's going on in life? And I said, normal job chal rahi hai, life is just going randomly. And he told me about stock markets. Ki you can, if you have a good prediction power, you can make a lot of money. And I got absolutely interested in that. So अगले कुछ दिन I went through some books कि markets क्या होते हैं. I went through on YouTube and I saw some videos just to get a feel कि stock market में लोग पैसा कमाते हैं, गवाते हैं. How does it work actually? Then the real hook came when I watched one video on YouTube of Sir Ramdev Agarwal of Motilal. Okay. So उस video में he said that how he came from a humble background and how he made it big.
तो उनका जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली अलग था बिकॉज ही वॉज मोर ऑफ अ फंडामेंटल एंड ही मेड इट इन द इनिशियल स्टेजेस ही मेड इट फ्रॉम द ब्रोकरेज एंड स्टफ बट आई कुड रिलेट इट अ लॉट क्योंकि वो भी सीए थे और तो मुझे लगा कि एक सीए भी कमा सकता है स्टॉक मार्केट में पैसा. सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट हुक. मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फील हुआ उस टाइम पे. सो मैंने लगभग 1 साल जब मैं ऑफिस में था मैंने 1 साल ट्रेड करना स्टार्ट किया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. आई यूज़ टू रीड, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लिया कैंडल स्टिक्स के बारे में. एंड 1 साल के बाद आई रियलाइज कि मैं ब्रेक इवन था एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं स्टॉक मार्केट को जॉब के साथ कर रहा हूँ और 1 साल तक इफ़ आई एम नॉट लूजिंग मनी देन आई हैव डन समथिंग वेरी वेल. उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर मैं यही फुल टाइम करता हूँ सो आई जस्ट इमेजिन्ड कि मैं कितना पैसा कमा लूँगा. तो मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ दी. मुझे था कि अब आई वर्क फुल टाइम एंड आई मेक गुड मनी. जॉब छोड़ने के बाद लगभग 2 साल तक मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता था. आई यूज़ टू थिंक कि प्राइस प्रिडिक्शन से पैसा बनता है एंड आई थिंक लाइक मैनी बिगनर्स जो मिस्टेक करते हैं, ओवर ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेड्स, नो रिस्क मैनेजमेंट, नो पोजीशन साइजिंग, ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी जो मिस्टेक्स इंडिविजुअली करते हैं. आई ट्रेडेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग, इंडेक्स पे ऑप्शन सेल करते थे, बाय करते थे, स्टॉक ऑप्शंस को बेच दिया एंड एवरीथिंग अंडर द रूफ. एंड सी फॉर द अगले 2 साल तक आई इनफैक्ट लॉस्ट 3 or 4 लाख रुपीज़ एंड आई वॉज रियली सैड. मतलब मुझे था कि इतना एफर्ट लगाया है, आई हैव गिवन एवरीथिंग बट नथिंग हैज़ वर्कड. एंड उस टाइम पे मुझे एक चीज़ ये लगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत कम है स्टॉक मार्केट में. बिकॉज कभी पैसा आता था, कभी जाता था, कभी 2-3 दिन बहुत अच्छा बन गया, फिर अगले 2-3 दिन पैसा निकल गया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई यूज टू बी एक्साइटेड. मैं अपने पेरेंट्स को दिखाता था कि येस आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई विल क्रैक इट. बट मुझे अंदर ही अंदर पता था कि बॉस इट्स अ ट्रिकी बिजनेस बिकॉज स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ थी नहीं मार्केट के अंदर. वो मुझे उस टाइम पे फील होता था बहुत. देन आई थिंक अ गेम चेंजर थिंग हैपेंड. तो मैंने 2 साल अपना पर्सनल ट्रेडिंग किया एंड देन 2 साल के बाद मैंने एक ऑप्शंस ट्रेडिंग फर्म ज्वाइन की गुड़गांव के अंदर. आई वॉज वेरी सैड. तो मुझे था कि पर्सनल ट्रेडिंग नहीं करनी है और लेट्स एक बार फर्म के साथ एसोसिएट करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंस देयर. तो उधर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ पीपल मेकिंग मनी थ्रू ट्रेडिंग. And they used to sell intraday strangles and they used to manage it delta के हिसाब से. They used to play on the theta. So those were the people I saw for the first time कि कोई पैसा बना रहा है. And that was वो बहुत ज़रूरी होता है. बहुत ज़रूरी होता है absolutely. Because जब तक आप genuinely किसी को पैसा बनाते हुए नहीं देखते you are always in a doubt कि बॉस पैसा बनता है नहीं बनता. क्योंकि उस टाइम पे उतना ज़्यादा यूट्यूब, उतना ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें नहीं थी. आजकल तो कोविड के बाद तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स आउट देयर, कम्युनिटीज़ हैं. उस टाइम पे थोड़ा कम था. तो एक तो मैंने ये देखा कि माइंड को, बॉडी को बिलीव हो गया कि पैसा बनता है एंड यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. एंड जो सेकंड चीज़ सबसे अच्छी हुई, वहाँ पे एक पर्सन था, ही टोल्ड मी अबाउट एमी ब्रोकर. ओके. या ही टोल्ड मी कि यार आप जो आइडियाज़ टेस्ट करते हो, एक तो आप चार्ट्स में देखते हो, यू कीप टेस्टिंग दैट आइडिया, यू कीप ट्रेडिंग दैट आइडिया, और आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो. सो इमेजिन आप 4 साल आपकी कोई हाइपोथेसिस है, आप उसको एक कोड लेके आप 4 साल बैक टेस्ट कर लो. सो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. तो ही टोल्ड मी अबाउट एमी ब्रोकर. आई सेड व्हाट इज दिस. मतलब आई थॉट कि एक कोडिंग वाला जो गेम है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड. आई डिड अ लॉट ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग 2-3 साल. तो मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल यूज टू नहीं था कोडिंग के. सो मैंने 1-2 बार स्टार्ट किया, देन आई गेव अप. आई सेड टू हिम कि यार लेट्स ये मेरे काम नहीं, मेरे काम का नहीं, नॉट माय कप ऑफ टी. यू नो इट सीम्ड वेरी टफ, बहुत पेनफुल था. बट फिर मैंने उसको जब 2-3-4 महीना कोड किया एमी ब्रोकर के ऊपर, आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मेरी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है. तो पहले जो मुझे सारी चीज़ें रैंडम लगती थी, अब वो मुझे थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रक्चर दिखने लग गया था. फिर धीरे धीरे मैंने एमी ब्रोकर पे जब मेरा थोड़ा हाथ बैठा और मुझे लगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर मैंने धीरे धीरे पाइथन पे शिफ्ट हो गया बिकॉज इट्स मोर एडवांस्ड. एंड आई थिंक सिंस देन थिंग्स हैव बीन गोइंग स्टेडीली, स्लोली और कंप्लीटली सिस्टमैटिक. आई थिंक सो. दिट्स अ ब्रिलियंट जर्नी. तन्मय, एक क्वेश्चन आप जब भी बता रहे थे तभी मेरे माइंड में बार बार आ रहा था
कि एक सीए होता है, क्योंकि मैंने खुद कोडिंग सीखने की ट्राई की थी और मैंने 2, 3, 4 बार एफर्ट डाली और मैं कोडर नहीं बन पाया. व्हाट वाज द ट्रांजिशन? बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स and want to get into trading and back testing and trying to test the hypothesis. What was the motivation of learning, or what would be the right way for them? See, I learned coding because I was a horrible trader. Okay, I think so. That's a very बोल सकते हैं ना कि भाई एक्सेप्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. Absolutely, because मैंने जब 2 साल मैनुअल ट्रेडिंग किया तो मुझे समझ में आ गया था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. मैनुअल ट्रेडिंग में देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स. आपको रात को नींद नहीं आती बिकॉज आप सोचते हो अगले दिन क्या होगा. आपके अगर दिमाग में मानिए कोई हाइपोथेसिस है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अगर RSI 60 के ऊपर जाता है, प्राइसेस गो अप, देन यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट आइडिया फॉर डेज एंड मंथ्स. क्योंकि आपको बैक टेस्ट नहीं करना आता, यू डोंट इवन नो व्हाट इज बैक टेस्ट. तो आपको ऐसा लगता है कि मैं लाइव एनवायरनमेंट में कल कितने कमाऊंगा, कितने कैसे ट्रेड करूंगा एंड ऑल दैट. यू कीप विजुअलाइजिंग, यू कीप डे ड्रीमिंग दैट थिंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. तो जब मैंने जब कोडिंग 2-3 बार सीखने की कोशिश की, आई अगेन वेंट टू मैनुअल वे बिकॉज कोडिंग सीम्ड वेरी टफ. मुझे था कि बहुत टफ है, मैं सीए हूँ, लेट्स ट्राई टू डू इट मैनुअली. बट फिर मैंने फिगर आउट किया कि मैनुअल ट्रेडिंग मैं नहीं कर सकता फाइनली. तो मैंने इनफैक्ट 6 महीने के लिए आई कम्प्लीटली डिड नॉट ट्रेड. मैंने मार्केट को छोड़ दिया था. Oh wow. I did not trade for 6 months. I did not view any chart. I did not do any analysis manually. I just completely focused on Python. And that was a time जब मैं Python पे shift हो गया था Ami Broker से. तो मैं पूरा का पूरा जो दिन है 12-13 घंटे I used to spend on Python only. Yeah. Okay. Learning. See, Python is easy to learn initial phase में, but when you do थोड़ा सा advanced version, that is when you want to backtest options. तो इट बिकम्स थोड़ा सा एडवांस्ड. तो यू नीड टू हैव द कोडिंग लॉजिक्स क्लियर. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि सीए बैकग्राउंड और ये जो आप मैनुअल जब हम ट्रेड करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, ह्यूमन इंट्यूशन आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है. बट व्हेन यू कोड, थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. यू हैव टू वर्क इन अ फ्रेमवर्क. You have to make the computer understand. क्योंकि कंप्यूटर 0 and 1 की फॉर्म में समझता है. So you have to be very clear. Rules are rules. 1 + 1 = 2. कुछ भी हो जाए. Subjective वे में it can happen. आपका मूड अच्छा है तो आपने कुछ किया, मूड खराब है तो आपने कुछ किया. ये तो गुजराती का है, 2 + 2 कितना बनाना है वो बता दो. वैसा नहीं है. Absolutely. So I think I learned coding the hard way. उस टाइम ऑप्शंस नहीं थे. I think अभी तो AI है, अभी there are a lot of tools which will help you in learning coding quickly. उस टाइम पे टाइम लगा, एफर्ट लगा, but I think it really paid off. It really paid off. So Tanmay, I'm going to ask you, आपने जो बताया, we'll move to our first section which is mind. साइकोलॉजी. बिकॉज अगर आप एक बैक टेस्टिंग की जर्नी में जाते हो तो एक साइकोलॉजी का भी एक अलग रोल होता है. तो हाउ डू यू डिसाइड कि बॉस मुझे ये स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, और हाउ डू यू गो अबाउट डेवलपिंग एनी स्ट्रेटेजी फॉर दैट मैटर? सी, सबसे पहले अगर बैक टेस्ट करना है यू नीड टू हैव एन आइडिया. और आइडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेशन. ओके. तो ऑब्जर्वेशन, आई ऑब्जर्व द मार्केट्स इन 2 ways. सबसे पहला तो लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन है कि आपका जो भी मॉडल रन हो रहा है, यू सिट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम एंड यू सी द मार्केट्स. वो मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं. इधर आप प्राइस चार्ट्स देखिए, आप OI देखिए, वॉल्यूम देखिए. एंड सेकेंड थिंग इज आप M2Ms देखिए. आपका जो भी मॉडल रन हो रहा है, यू कीप ट्रैकिंग द M2Ms. अगर आपको कोई पैटर्न्स दिखते हैं जो आपको लगता है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और आप विजुअली उसको देखते हो, आपको लगता है कि हाँ दिस मेक सेंस लॉजिकली ऑल्सो, और आपको विजुअली दिख रहा है कि ऐसा होता है, तो कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं कि मार्केट ऐसा ही करता है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज आप उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं. एक इंग्लिश या हिंदी आपका जो भी है, एक इंग्लिश स्टेटमेंट में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, उस हाइपोथेसिस को, उस थॉट प्रोसेस को, एंड देन उस स्टेटमेंट को आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. बिकॉज आपको अगर कंप्यूटर में बैक टेस्ट करना है उस हाइपोथेसिस को, देन आपको उसको कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और फिर उस कोड को आप ऐसा बनाते हैं, ऐसा ट्राई करते हैं बनाने की कि आप उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डाल दें. सो फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, गिव अस, टेक अस थ्रू वन स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स दैट यू बिल्ड विथ हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट एंड टू द कोडिंग. एब्सोल्युटली विशाल. सो लेट्स से, अभी 2-3 साल पहले व्हेन आई यूज्ड टू वॉच द चार्ट्स,
मैंने एक देखा हाइपोथेसिस कि 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे अगर RSI 50-60 के ऊपर जाता है, सो द मार्केट्स एक्चुअली टेंड्स टू गो अप. मैंने काफ़ी बार चार्ट्स में देखा, तो काफ़ी बार मुझे लगा कि हाँ, जब RSI का ऊपर 50-60 पे जाता है तो आपको एटलीस्ट कुछ मूव मिल जाती है. सो द हाइपोथेसिस वाज और द ऑप्शन वाज टू बाय अ कॉल और शॉर्ट अ पुट और टेक अ लॉन्ग पोजीशन. सो व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू अ स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स छुपे हैं. सो फर्स्ट वेरिएबल इज RSI पीरियड. तो अभी हमने विजुअली क्या देखा कि RSI 14 व्हेन गोज अबव 60. सो 14 इज अ वेरिएबल, 60 इज अ वेरिएबल. दो वेरिएबल हो गए. एंड देन द मार्केट टेंड्स टू गो अप, राइट. तो ये भी वेरिएबल है कि वो कितना ऊपर जाता है. सो ईदर वी से कि वो इंट्राडे तक ऊपर जाता है, सो वी डोंट पुट एनी टारगेट्स. हमें लगता है कि वो लेट्स से 0.5% ऊपर जाता है या कुछ परसेंटेज ऊपर जाता है, तो दिस टारगेट इज ऑल्सो अ वेरिएबल. ओके. And then you have to obviously manage your risk. So SL is also variable. Okay. That is a compulsion. So let me just get straight in my head. So you have your RSI value that can be variable. Then your overbought oversold levels जहाँ के आप उसके ऊपर बाय करोगे, फिर आपका टारगेट हो गया और स्टॉप लॉस हो गया. तो एक ही स्ट्रेटेजी के 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं. Absolutely. Okay. So see this, we have to code. और कोड देन विल टेल अस कि व्हाट इज वर्किंग वेल. हो सकता है इसमें और वेरिएबल्स ऐड करने पड़े, हो सकता है वेरिएबल्स कम करने पड़े, बट नाउ हमने जो अभी विजुअली देखा है, वी हैव टू टेस्ट दैट. ओके. नाउ जब हम इसका कोड बनाएंगे तो वी हैव टू ट्राई कि जो कोड है दैट शुड बी स्केलेबल. सो जब कोड करते हैं तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम ये जो वैल्यूज हैं इसको भी ऑप्टिमाइज करें. तो जितना हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे वी विल गेट टू नो द मार्केट्स वेल. वी आर नॉट सेइंग कि हम उसको डिप्लॉय कर देंगे बिकॉज दैट रिजल्ट्स टू ओवरफिटिंग ऑल्सो, बट एटलीस्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू जब हम रिसर्च करते हैं वी ट्राई टू आइटरेट एवरी वेरिएबल. ठीक है. तो जब हमें वेरिएबल्स का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट दिखेगा, उसके बाद आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक पीपल डू इज ओवरफिटिंग. ओके, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. ओवरफिटिंग मतलब क्या होता है? चलिए, ओवरफिटिंग आई थिंक विल टॉक इन द नेक्स्ट स्टेज, बट लेट्स फॉर नाउ सी आई रन ऑल द आइटरेशंस एंड देन अगर मुझे लगता है कि यह आइटरेशन थोड़ा वैलिड है, देन आई pick that option and then I track it. So this is the first way I actually form an idea and then go about the back testing. एक सेकेंड वे है कि लाइव मार्केट में आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देख सकते. सी देयर इज़ अ लिमिटेशन टू ह्यूमन आई. आपको अगर लगता है कि वॉल्यूम में एज है तो आप वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, आपको लगता है RSI में एज है तो आप RSI प्लॉट करेंगे. क्या पता ओपन इंटरेस्ट में एज हो, क्या पता ऑप्शन ग्रीक्स में एज हो, IV में एज हो, आपने उसको प्लॉट ही नहीं किया तो आप उसको ना ट्रैक कर रहे हैं. सो आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, एक तो आप लाइव ट्रैकिंग कीजिए बिकॉज वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे. दूसरा व्हाट आई डू इज़ आई डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस डेटा का, जो OHL से आ रहा है, ऑप्शंस का, स्पॉट का, एंड देन आई ट्राई टू फॉर्मुलेट अ पैटर्न. सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द थिंग्स आई डू इज़ कि आई सी 1 महीने में या लास्ट के 2 महीने में कितनी बार निफ्टी का ओपन टू क्लोज 1% से ऊपर का मूव है. तो अगर आप देखेंगे अभी जैसे 2025 में 1% का जो मूव है वो बहुत कम हो रहा है. ओके. ओपन टू क्लोज का, ओपन से ऊपर मार्केट गया और फिर क्लोज में नीचे आ जाता है, या ओपन से नीचे गया और फिर पर वो 1% के ऊपर नहीं 1% के ऊपर बहुत रेयरली है. हाँ. तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत कम हो गए 2025 में. राइट. लेकिन अगर आप पुराने सालों की बात करें 22, 3, 4, इसमें आप देखेंगे वो जो वेरिएबल है, वो जो इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे 1% से ऊपर की मूव आई है वो बहुत ज़्यादा है. क्या बात है. तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं इससे आप एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हो. तो यहाँ से एक आइडिया निकल के आता है कि अगर 1% की मूव कम है तो मैं ऑप्शन बाइंग करना इज़ नॉट जस्टिफाइड. मतलब आप उस पर हो सकता है बहुत एग्रेसिवली ट्रेड ना करो या रिसर्च ना करो, आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो. तो तन्मय, आपने जब भी बताया वेरिएबल्स के बारे में, एक स्ट्रेटेजी में न बोलते भी हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए. तो बोला जाता है कि आप जितने इंडिकेटर ज़्यादा डालो तो आपको एक मार्केट की रिजीम के बारे में पता चलता है कि भाई मैंने देखा है पर्सनली काफ़ी ट्रेडर्स लोग RSI, मूविंग एवरेजेस, स्टोकास्टिक, MACD सब चार्ट में डाल देते, फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. और कुछ ट्रेडर है जो खाली ओपन हाई लो क्लोज की प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं. तो इन योर एक्सपीरियंस अगर एक सिस्टमेटिक ट्रेडर को अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी बनानी हो तो ज़्यादा वेरिएबल अच्छा है कि कम वेरिएबल अच्छा है?
आई थिंक विशाल दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में जब लोग रिसर्च करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो ये पॉइंट है जिसमें कन्फ्यूजन होती है. सी एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं मार्केट्स को डेटा पॉइंट्स के फॉर्म में देखता हूँ. तो एक डेटा पॉइंट हो गया आपका प्राइस. अब प्राइस के अंदर अगर आप RSI डाल देंगे, स्टोकास्टिक्स डाल देंगे या मूविंग एवरेज डाल देंगे, वो इन अ वे एक ही बात है. अच्छा, क्यों? नहीं, अगर आप प्राइस मानी ऊपर जा रहा है, हाँ. तो RSI भी ऊपर जाएगा. क्यों? नहीं, क्योंकि RSI इज अ डेरिवेशन ऑफ प्राइस ओनली. ओके, तो वो बेसिकली उसका क्लोजिंग ही उठा रहा है. क्लोजिंग ही ले रहा है ना. आप RSI का अगर आप फॉर्मूला हम देखते हैं, तो जो उसमें जो इनपुट जा रहा है वो क्लोजिंग ही जा रहा है. बराबर. आप मूविंग एवरेज देखिए, उसका भी इनपुट क्लोजिंग जा रहा है. तो अगर हम सारे के सारे इंडिकेटर्स ले लेंगे जो क्लोजिंग के बेस पे हैं, जो ट्रेंड बता रहे हैं, तो इन अ वे आप प्राइस को ही आप घुमा फिरा के रेप्लिकेट कर रहे हैं. तो आपको कोई एक सुपीरियर एज नहीं मिली है मार्केट्स के अंदर. सो व्हाट आई सी इज कि प्राइस का अगर मुझे एक इंडिकेटर डालना है तो मैं एक ही डालूंगा. सो इट कैन बी इधर ROC, रेट ऑफ चेंज हो गया, सिंपल इंडिकेटर, और RSI, और एनीथिंग, मूविंग एवरेज हो गया, स्टोकास्टिक्स हो गया. अगर आपको और इम्प्रूव करना है मॉडल, सो व्हाट आई डू इज आई लुक एट वॉल्यूम एज अ डेटा पॉइंट, लेट्स से OI एज अ डेटा पॉइंट, ऑप्शन ग्रीक्स एज अ डेटा पॉइंट. सो दीज ऑल वेरिएबल्स ब्रिंग अ वेराइटी. रादर देन आप प्राइस के 4 वेरिएबल्स डालो, इट्स बेटर कि आप अलग अलग डेटा पॉइंट्स के एक वेरिएबल उठा लो. बराबर. जैसे वॉलेटिलिटी है, दिस इज अ ब्रिलियंट इंडिकेटर. जैसे ATR हो गया. अब ATR है प्राइस के ऊपर, बट ATR आपको कुछ और चीज़ बता रहा है. इट डजंट टेल यू अबाउट द ट्रेंड. वो वॉलेटिलिटी बता रहा है, खाली वॉलेटिलिटी बता रहा है. एक RSI डाल दिया जो आपको ट्रेंड बता रहा है. एक हो सकता है आपने वॉल्यूम डाल दिया जो इंटेंसिटी बता रहा हूँ. OI डाल दिया कि पोजिशनिंग बता रहा है. आपने ग्रीक्स डाल दिया कि ऑप्शन सेलर्स या बायर्स कैसा सोच रहे हैं. हो सकता है मैं FI डेटा डाल दिया जो अलग आपको चीज़ दे रहा है. तो जब आप ये वैरायटी डालेंगे तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट होता है. ठीक है. तो तन्मय, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत टाइम से था कि वैरायटी इज़ गुड, कि आप हर एक, आपने बोला जैसे बताया कि वॉलेटिलिटी आपको दिखा रहा है ATR, वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम के रिलेटेड दिखा रहा है, लेकिन कई बार होता है एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. कोई बाय बोलता है, कोई सेल बोलता है. तो हाउ वुड यू डिसाइड कि भाई किसका फाइनल आंसर लो, बाय करूँ कि सेल करूँ? ट्रेडिंग इज अ रैंडम थिंग. सो हमें सबसे पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में द नंबर्स प्ले आउट, लेकिन शॉर्ट रन में ट्रेडिंग या जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी हद तक रैंडम है. क्योंकि मैं यहाँ पे रुकूंगा, सॉरी. क्योंकि आपने बताया था कि यू वर एबल टू गेट बिकम प्रॉफिटेबल बाय फाइंडिंग पैटर्न्स इन द मार्केट. So patterns is basically there is not randomness. Now you are saying that market is random in the short term. Can you just elaborate on that? See, what I see markets is a probability game. तो अगर आप मानिए कॉइन लेते हैं, आप उसको फ्लिप करते हैं, आप उसको 2 बार या 4 बार फ्लिप करते हैं, तो सबसे पहले वी नो कि probability हेड्स आने की 50 है, टेल्स आने की 50 है. लेकिन अगर हम उसे 6 बार फ्लिप करते हैं लेट्स से, तो हो सकता है 6 बार हेड्स आ जाए, 6 बार टेल्स आ जाए, और एनी कॉम्बिनेशन कैन हैपन. तो हम बोलेंगे कि ये तो शॉर्ट रन में तो प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है, 50-50 नहीं है, बिकॉज हो सकता है 6 बार हेड्स आ जाए, तो वो रैंडम है. तो वो रैंडम है, कंप्लीटली रैंडम है शॉर्ट टर्म में. लेकिन अगर आप उसी कॉइन को 1000 बार या 10,000 बार फ्लिप करते हैं, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका 50-50% आने के चांसेस हैं, हेड और टेल्स. तो मार्केट्स आर जस्ट लाइक दिस. व्हाट आई थिंक इज कि आप बैक टेस्टिंग में, रिसर्च में आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए. तो उस टाइम तक आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट्स. आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि व्हेन यू आर रिसर्चिंग यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि बस देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स इन द मार्केट और आपको उसको क्रैक करना है. लेकिन जैसे ही आपने मॉडल बना लिया, आपको लगा कि ये रोबस्ट मॉडल है, जैसे आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए. यू शुड थिंक कि मार्केट्स आर रैंडम. ओके. जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, और वही चीज़ आप जब भी लाइव लेके जाते हो तो साइकोलॉजी कैसी होती है? साइकोलॉजी इज सुपर इंपॉर्टेंट इन मार्केट्स. एज वी डिस्कस्ड कि रैंडम है मार्केट, सो साइकोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर. देखिए, बैक टेस्टिंग के टाइम पे मुझे लगता है कि साइकोलॉजी शुड बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्ट? हम लोग सब ऑनेस्ट ही है. बैक टेस्टिंग के टाइम पे मुझे लगता है कि डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है. आई विल एक्सप्लेन यू कैसे. कई लोग क्या होते हैं कि मानिए उन्होंने 2-3 महीने से दे आर वॉचिंग सम पैटर्न, वो कुछ आइडिया उनके दिमाग में जनरेट हो रहा है, हाइपोथेसिस वो देख रहे हैं कि ये होता है तो ऐसा होता है, कोई पैटर्न जनरेट हो रहा है, और जब वो उसे बैक टेस्ट करते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो आइडिया काम कर जाए फोर्सफुली. मतलब हाँ, वी वांट देम टू वर्क. एब्सोल्युटली. क्यों? बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड. ओके. उनको लगता है मैंने 3 महीना एफर्ट लगाया
तो वो ईगो पे आ जाता है। ईगो ड्रिवन डिसीजंस होते हैं कि मैंने 3 महीना एफर्ट लगाया है, सो दिस आइडिया हैज़ टू वर्क, राइट। लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी बैक टेस्टिंग वो है कि आप अपने आइडिया को कोड करो और आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपने अगर अभी एफर्ट लगा लिया रिसर्च के टाइम पे तो एग्जीक्यूशन बिकम्स वेरी इजी। और अगर आपने बैक टेस्टिंग के टाइम पे आप मानिए आप अपने इमोशंस में बह गए और आपने कोई एक अच्छा मॉडल नहीं है, रोबस्ट नहीं है, और आपने जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो उसको डिप्लॉय कर दिया, देन ड्यूरिंग ड्रॉडाउन्स इट विल बी वेरी टफ टू कंटिन्यू विद दैट। सो मुझे लगता है कि अगर बैक टेस्टिंग के अंदर अगर हम थोड़ा ग्राउंडेड रहें, जो भी आइडिया है उसको आप, मुझे लगता है 10, 15, 20 दिन आप आराम से देखो, कोड करने में 3, 4, 5 दिन लगाओ और उसको प्रॉपरली चेक करो कि ये सारे रिजीम्स में काम कर रहा है क्या, सारी चीज़ें जो हम देखते हैं बैक टेस्टिंग के टाइम पे, वेदर दैट मॉडल इज फुलफिलिंग दैट और नॉट। एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली श्योर, कंप्लीटली आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस दैट्स मॉडल मेक सेंस, एक रोबस्टनेस है, सारी चीज़ें कंप्लाई कर रहा है, देन यू मेक इट लाइव। सो साइकोलॉजी एक तो बैक टेस्टिंग में ये हो गई विशाल। एक दूसरा साइकोलॉजी का पार्ट है एग्जीक्यूशन में, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। व्हाई? देखिए, आप मानिए आपने कोई मॉडल कोड किया, इट्स अ वेरी रोबस्ट स्ट्रैटेजी, और आपने उसको लाइव कर दिया, सिस्टम हमारा है, रूल्स हमारे हैं, एल्गो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उस सिस्टम में अगर मानिए ड्रॉडाउन आ गया 5% का, 10% का, या फिर सीरीज ऑफ लॉसेज आ गए, जो कि वी ऑल नो आएंगे अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप मानिए 12 में से 2-3 महीना इट्स वेरी पेनफुल, लॉस भी आ सकता है। देन हाउ डू यू बिहेव, दैट्स अ की क्वेश्चन। क्योंकि हिस्टोरिकली बैक टेस्ट में, बुक्स में, एक्सेल में आपको कोई प्रॉफिट दिख रहा है, वो क्या आप एक्चुअल में अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, साइकोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर। आपका डीडी आ गया, हाउ डू यू हैंडल इट, क्या आप अगले दिन सिस्टम रन करोगे या नहीं करोगे। सो दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो एग्जीक्यूशन में आपको जो एज चाहिए, जो आपने बैक टेस्टिंग में देखी है, क्या वो आप उसको ले भी पाते हो नहीं ले पाते। सो दीज आर द 2 डिफरेंट parts of psychology, one is back testing and one is execution. I really love the way you said कि जब भी आप बैक टेस्ट करते हो तो बी ऑनेस्ट, एंड जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो बी डिसिप्लिन। these are 2 different psychology at its play. उसी के ऊपर आपने एक ड्रॉडाउन वर्ड यूज़ किया, and which is very, I think so, very crucial, that question that I ask every time when it comes to about psychology, because psychology प्रॉफिट में तो सब मैनेज कर लेते हैं, प्रॉब्लम है ड्रॉडाउन में। तो बैक टेस्टिंग का एक ड्रॉडाउन होता है और एक रियल लाइफ का ड्रॉडाउन होता है। जैसे आप बोल रहे हो कि साइकोलॉजी फॉर बैक टेस्टिंग इज़ मोर ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग डिसिप्लिन, डज इट ऑल्सो चेंजेस इन द ड्रॉडाउन, कि वॉट एवर द ड्रॉडाउन साइकोलॉजी यू हैड इट इन बैक टेस्टिंग एंड द ड्रॉडाउन साइकोलॉजी व्हेन यू आर एक्चुअली लाइव ट्रेडिंग इट? सी, लाइव में जब ड्रॉडाउन आता है इट्स सुपर पेनफुल। ओके, मतलब आप बैक टेस्टिंग में नहीं होता है? नहीं, बैक टेस्टिंग में इट्स नॉट पेनफुल, क्योंकि आप एक एक्सेल में एक रो देखते हैं या एक फेज देखते हैं, आप उसको भूल जाते हैं। आपने एक ड्रॉडाउन नंबर निकाला कि लेट्स से सिस्टम का 5% का ड्रॉडाउन है, और आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। हो सकता है आपने उसके ट्रेड्स देखे, बट यू कांट फील दैट इमोशन। अगर आप जब उसको लाइव ट्रेड करोगे एंड यू विल हैव दैट 5% डीडी लाइव एनवायरनमेंट में, द इमोशन विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, बट मुझे लगता है ड्रॉडाउन इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो जब मैं ड्रॉडाउन में होता हूँ तो व्हाट आई डू इज़, मुझे लगता है 2 चीज़ें मैं जनरली करता हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय की है उसका बेस क्या है, रिपोर्ट, द बैक टेस्टिंग रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे मैंने वो मॉडल डिप्लॉय किया है। तो सबसे पहले मैं उस एक्सेल को ओपन करता हूँ। रिटर्न तो छोड़ देता हूँ, बिकॉज रिटर्न वाला भी टाइम नहीं है। आई फोकस ऑन द डीडी नंबर, मैक्स डीडी क्या है, एवरेज ड्रॉडाउन क्या है, हाउ लॉन्ग दे लास्ट, ये सारी चीज़ें आई डू अ रिगरस काइंड ऑफ एनालिसिस। तो उससे मुझे आइडिया लगता है कि ये जो अभी का जो डीडी नंबर है ये मेरे लेवल के ऊपर है, अभी लेवल के नीचे है। इनफैक्ट आई कैन बेयर दैट ड्रॉडाउन, अभी आई कैन वेट फॉर अ ड्रॉडाउन। दूसरी चीज़ आई डू इज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु आर रनिंग अ सिमिलर बुक। देखिए, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ और अगर मैं ड्रॉडाउन में हूँ तो मैं हो सकता है 5 और ऑप्शन सेलर से बात करूँगा, हाउ आर दे परफॉर्मिंग इन द मार्केट्स। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर हिटिंग इक्विटी कर्व हाई, देन इट्स अ साइन ऑफ वरी। ओके, आई एम श्योर कि आपने मार्केट्स को, आप मार्केट्स के अकॉर्डिंग यू हैवंट चेंज्ड। या तो मुझे तो वही डायलॉग याद आता है, वो 3 इडियट्स का था, दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, लेकिन फर्स्ट आता है तो और भी बुरा लगता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, और अगर मानिए उनका भी लॉस चल रहा है
then I think कि it's a part of a market cycle. It's a part of a market regime. Because the markets में drawdown is a part of the game. आप 12 महीने ट्रेड करेंगे, कुछ महीने आपको Loss pain देना ही होगा, पड़ेगा। लॉस होगा, पेन होगा. So there is no remedy of drawdown. बट आप जब ये दो चीज़ें करेंगे तो आई थिंक, और आपको अगर लगा कि ये मेरा जो सिस्टम है ये एज पर द करंट रिजीम नहीं शिफ्ट हो रहा, इट हैज़ बिकम ओल्ड लेट्स से, देन आई अगेन वर्क ऑन माई रिसर्च पार्ट एग्रेसिवली. So you use the word regime. How do you know regime is changing or it is just a drawdown? See, this is a tricky question, honestly, and there is no proper answer to this. इसका एक जो आई थिंक करना चाहिए वो होना चाहिए कि एक पोर्टफोलियो में देयर शुड बी एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले तो. बिकॉज आप अगर एक ही स्ट्रैटेजी पे पूरा विश्वास रख के, एंड इफ यू डिप्लॉय 100% ऑफ द कैपिटल, एज वी नो मार्केट्स आर रैंडम इन द शॉर्ट रन, तो हो सकता है अगला एक महीना उस स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा ना हो, तो यू विल फेस अ बिग डीडी, regime चेंज हो जाए. सो दीज आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन. या तो आपका साइकोलॉजी गिव अप कर देगा, आपका लॉस हो गया. आप अगर साइकोलॉजी पे भी स्ट्रांग रहे और मानिए एक्चुअल रिजीम चेंज हो गया और एक्चुअल आपका स्ट्रैटेजी पुराना हो गया, देन यू आर अगेन फेस अ लॉस. तो मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग तरीके के मॉडल्स होने चाहिए. कुछ रेंज मार्केट के लिए हो गया, कुछ ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हो गया, कुछ इंट्राडे के लिए हो गया, कुछ पोजिशनल के लिए हो गया. किसी मॉडल में आप शॉर्ट वेगा हो, किसी में लॉन्ग हो, कुछ फ्यूचर्स के हो गए. Okay. तो ये जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडल आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, तो मार्केट रिजीम अगर चेंज भी हो जाए तो आई एम वेरी श्योर आपको कभी ऐसा लॉस नहीं लगेगा कि यू विल बैक आउट. यू हैव आप अगर अपनी साइकोलॉजी में थोड़ा सा स्ट्रांग हो, एंड इफ यू हैव एन नंबर ऑफ मॉडल्स विच आर अनकोरिलेटेड, तो यू विल एटलीस्ट स्टैंड इन द मार्केट एंड देन यू कैन एनालाइज इन अ प्रॉपर वे. तो लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस वन कि आपने बोला कि स्ट्रेटेजी रिजीम के हिसाब से चेंज हो जाती है, दे गो थ्रू अ ड्रॉडाउन, बट देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी बिंग नॉट वर्किंग, लाइक वेरी फेमस स्ट्रेटेजी ऑफ 920 स्ट्रेडल विच वॉज बेस्ड ऑन एन हाइपोथेसिस के भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, आप कॉल पुट बेचो और मार्केट डायरेक्शन, ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्ड वर्किंग. सो डू यू बिलीव दैट स्ट्रेटेजी विल स्टॉप वर्किंग ऑल टुगेदर? सी, इट कैन हैपन, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसे गवर्न होता है बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. रिटेलर्स कैसा काम कर रहे हैं, FIS क्या कर रहा है, कोई बड़ा ऑपरेटर बोल सकते हैं या कोई बड़ा पार्टी है, प्लेयर है मार्केट में, नहीं है. सो ये चीज़ें डेफिनेटली चेंज हो सकती है. हो सकता है आपका अभी लो वॉल चल रहा हो, बाद में बहुत हाई वॉल चलने लग जाए, तो स्ट्रैटेजी काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है. उसके जो रिटर्न्स हैं, आपका जो ड्रॉडाउन है, इट कैन बी हाईली वॉलेटाइल. तो इसके लिए आई थिंक वी नीड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल वीक ऑन वीक बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस हो गया. आप अपने ड्रॉडाउन नंबर को चेक करो. आप ये देखो कि पहले कौन से दिन प्रॉफिट आता था. लेट्स से पहले वो मॉडल 0 DT पे काम करता था, अब उस मॉडल का परफॉर्मेंस डे वाइज देखो. क्या 0 DT पे जो परफॉर्मेंस थी या जो एक्शन था मार्केट का, वो क्या चेंज हो गया है? तो ये जो पैरामीटर्स हैं, जब आप इसको ट्रैक करोगे, यू विल हैव एन आइडिया कि वो स्ट्रैटेजी कब काम करना बंद कर गई. और जब आपको लगे कि ये इस मॉडल का DD बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप धीरे धीरे उसको स्केल डाउन करके यू कैन डिप्लॉय न्यू मॉडल्स. ओके, परफेक्ट. सो तन्मय, ये तो हो गई माइंड और साइकोलॉजी की बात है. आई रियली वॉन्ट यू टू कम डाउन फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे हम लोग ये माइंड के ऊपर ही इतना कुछ बात कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ मनी. मनी के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, अलोकेशन, पोजीशन साइजिंग. तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन यू बिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, हाउ डू यू डिसाइड किसका अलोकेशन कितना होना चाहिए? सी, मेरा आइडिया ये है कि पोर्टफोलियो में काफ़ी तरह की स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए जो अलग अलग वैरायटी आपको देती है. कुछ स्ट्रैटेजीज़ में आपका ROI ज़्यादा होता है, आपका ड्रॉडाउन भी ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़. कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है मीन रिवर्टिंग. अब मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजीज़ थोड़ी सी टिपिकल होती है बनाना, बिकॉज जनरली इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा ट्रेंड फॉलोइंग है, तो उसमें आपका जो ROI होगा वो कम होगा. आप मानिए 15% ROI, 10% ROI साल का, और DD आपका नॉर्मल रहेगा. अब हमें ये देखना है, इनफैक्ट मैं ये एनालाइज करता हूँ कि मुझे साल का कितना रिटर्न आई एक्सपेक्ट. अगर लेट्स से इफ आई एक्सपेक्ट 20-25% रिटर्न और 20% लेट्स से दैट इज़ अ गुड इनफ रिटर्न ऑन अ डिसेंट साइज पोर्टफोलियो, तो आई हैव टू सी कि मीन रिवर्जन जो सिस्टम है वो कितनी वैरायटी दे रहा है मुझे ओवरऑल पोर्टफोलियो में. तो आई कैलकुलेट द कोरिलेशन नंबर्स में ऑफ एवरी स्ट्रैटेजी विद द पोर्टफोलियो. अगर मुझे लग रहा है कि कोई मॉडल है जिसका कोरिलेशन नेगेटिव है
और उसका रिटर्न भी ठीक है, तो आई वेटेड टू 5-10% तक. लेकिन कोई भी मॉडल पोर्टफोलियो में मैं 10% से ज़्यादा एलोकेट नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि हो सकता है अगले 1 महीने में जो बेस्ट मॉडल मुझे लगता है जो हिस्टोरिकली काम कर रहा है वो ब्रेक होने लग जाए. तो आई कीप इट मैक्सिमम टू 10. कुछ मॉडल्स का एलोकेशन 5% भी है, जैसे मीन रिवर्टिंग एक मॉडल है, उसका एलोकेशन सिर्फ 5% है, बिकॉज मुझे लगता है कि उसका रिटर्न कम है. आई डोंट वांट टू रिड्यूस द रिटर्न्स ऑफ माई पोर्टफोलियो दैट मच. मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं सह लूँगा उसको, तो उसका मैंने एलोकेशन कम कर रखा है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्क एंड रिटर्न, बट द मैक्सिमम साइज इज 10% ऑन एनी स्ट्रैटेजी. सर आपने बोला मैक्सिमम साइज 10%, मतलब मेरे को 10 अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी, पर मैं तो एक रिटेल बंदा हूँ, मेरे पास 2 या 3 स्ट्रेटजी चलाने का ही पैसा है, तो वो टाइम पे मैं अपने एलोकेशन को कैसे मैनेज करूँ? सी, जब ट्रेडिंग में आपके पास कैपिटल कम है, तो आपको रिस्क ज़्यादा लेनी पड़ेगी. यू हैव टू, देयर इज नो अदर वे आउट. देयर इज नो अदर वे आउट ऑनेस्टली, क्योंकि डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर आप 2 लाख रुपए पे एक ऑप्शन बेच रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है. तो इफेक्टिवली अब आप मानिए अगर किसी रिटेलर के पास 25 लाख का एक साइज़ है और आप अगर 2 लाख रुपए आपको लगते हैं ऑप्शन सेलिंग करने में, तो आप 12-13 लॉट लगभग रन कर सकते हैं. तो 12-13 लॉट में आप 10 मॉडल्स तो नहीं रन करना चाहोगे, क्योंकि हर ट्रेड का एक कॉस्ट आता है. तो आप चाहोगे कि आपको एटलीस्ट 2-3 लॉट तो आप एक स्ट्रैटेजी में ट्रेड करें. और छोटे कैपिटल में आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो टू ग्रो. लेकिन जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाती है और आपका ड्रॉ डाउन आप चाहते हो और कम हो जाए. क्योंकि लॉस, अगर आपका मानिए 1% का लॉस 10 करोड़ की कैपिटल पे आता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अगर वही 1% का लॉस आपकी से 10 लाख के कैपिटल पे आता है. तो अगर आपकी कैपिटल कम है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा ना हो इन नंबर्स, और आपका कोरिलेशन आप ट्राई करो कि 3-4 स्ट्रैटेजीज ऐसी हों जिसका कोरिलेशन कम हो. बराबर है. तो आपने बोला 1% का ड्रॉ डाउन, तो मुझे पता है कि एवरी ट्रेडर दैट आई मीट, उनका एक डे का नंबर होता है. 1% जैसे हिट हो जाता है तो दे गॉट ऑफ द मार्केट. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू. व्हाई 1%, और जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे हैंडल करते हो? सी, 1% मुझे लगता है इज़ अ डिसेंट नंबर, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी रन करते हैं तो आपको 5-6 दिन, 1 वीक हो सकता है उसमें लगातार लॉस आ जाए. पोर्टफोलियो का चीज़ अलग है, बट अगर मैं एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो अगर मानिए मैं दिन का 2%, 3% का रिस्क लेता हूं एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो अब मान के चलिए मेरा 20% का डीडी आ गया. और जब आपका 100 रुपये 80 हो जाता है, तो 80 को 100 रुपये वापस लाने में इट्स नॉट 20%, इट्स मोर देन दैट. तो अगर आप इतना भी आप डीडी नहीं सह पाओगे, अगर आपका मानिए 80%, 20% डीडी आ गया, 30% डीडी आ गया, देन यू विल इवेंचुअली गिव अप. सो अपना माइंड, अपना साइकोलॉजी कंट्रोल करने के लिए 1% इज़ अ डिसेंट नंबर. और मेरा मानना ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अनकोरिलेटेड मॉडल्स हैं तो ये जो नंबर है बहुत फ्रीक्वेंटली हिट नहीं होता. ऑल्सो पोजिशन साइजिंग आपका कंट्रोल होना चाहिए. व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? क्योंकि सब लोग को पता है कि ड्रॉ डाउन होता है तभी तो 1% पे काट दो. प्रॉब्लम आता है जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या? सी, थ्योरेटिकली, और अगर आप डेटा को एनालाइज करें, सो आइडियली वी शुड नॉट बुक द प्रॉफिट्स. कि हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे. हमने एक ट्रेड लिया, जैसे हमने एक 100 रुपये का कॉल लिया, हमने बेचा और हमने 150 का ऐसे लगा दिया. अब हमें नहीं पता वो ज़ीरो होगा नहीं होगा, हो सकता है वो 10 रुपये से वापस आपका एसएल हिट कर दे. तो आइडियली अगर आप टेस्ट भी करेंगे, रिसर्च थोड़ा सा आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अगर चीज़ें छोड़ दो, डोंट ट्रेल, डोंट बुक प्रॉफिट्स, तो आपके रिजल्ट्स थोड़े से बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड इन टर्म्स ऑफ ड्रॉ डाउन ऑल्सो इन सम केसेस. लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं एंड यू ट्रेड ऑन बिग साइज, और मानिए आपके लास्ट के 2 महीने ब्रेक इवन गए हैं और आपका इस महीने आपका 1% का प्रॉफिट आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, हमें अगले दिन भी ट्रेड करना है, तो जनरली यू कैन मोल्ड दीज काइंड ऑफ डिसीजंस, यू कैन चेंज, यू कैन थोड़ा सा आप डाइवर्सिटी लाके आप हो सकता है आधा बुक कर लो या पूरा का पूरा बुक कर लो एंड देन टेक द नेक्स्ट डे एज अ फ्रेश डे. सो सी, देयर आर अप्रोचेस, बट ये थोड़ा सा ह्यूमन टू ह्यूमन पर्सनालिटी आपकी कैसी है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है मार्केट की. अब मानिए लास्ट के 2 महीना मार्केट मीन रिवर्टिंग है, अब मार्केट में रिवर्सल्स आ रहे हैं, और लेट्स से आज आपको ट्रेंड मिल गया और आपका 1% का प्रॉफिट आ रहा है. उस केस में एक इंसान क्या सोचेगा
कि लास्ट के 2 महीना एक रीसेंसी बायस होगा कि लास्ट के 2 महीना रिवर्स कर रहा है, तो आज भी रिवर्स कर सकता है, राइट, तो आप बुक कर लेंगे. सही बात है. और लास्ट के 2 महीना ब्रेक इवन भी है तो आप बुक कर लेंगे. सो देयर इज़ नो करेक्ट आंसर, बट हो सकता है आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से यू माइट टेक अ डिसीजन ऑन द प्रॉफिट. So the psychology of a back testing is different from psychology of execution. That's what we have been referring to, right? Absolutely. With this, I think so. Let's move to the most interesting aspect. क्योंकि मुझे है ना सब बराबर है, स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट है भाई. कौन सी स्ट्रेटेजी चलती है, वो पैसा कैसे बनते हैं. सो तन्मय, चलिए बात करते हैं मशीन एल्गोस बैक टेस्टिंग के बारे में. तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी में जाने से पहले मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे कि इज देयर अ वे, बोलते ना एक आहा मोमेंट होती है हर एक बंदे की लाइफ में कि भाई ये चीज़ किया तो मेरे लाइफ में एक आहा मोमेंट हुई कि ये बैक टेस्टिंग बहुत सॉलिड है. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? यस विशाल. सो आई वॉज लकी कि आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो लोगों से. सो पीपल यूज टू सेंड द स्ट्रैटेजीज एंड दे यूज टू आस्क मी कि विल यू हेल्प मी इन बैक टेस्टिंग. सो मैं काफ़ी सारी बैक टेस्टिंग्स करता था, बट उससे पहले जब मैं खुद के लिए चीज़ करता था, व्हेन आई वाज लर्निंग द मार्केट, तो जब मैंने पाइथन सीखा उसके 2-3-4 महीने तक आई यूज टू बैक टेस्ट अ लॉट ऑफ मॉडल्स. और वो मॉडल्स थोड़े से टेक्स्ट बुक सेटअप्स थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस वीवैप के ऊपर गया तो मैंने बाय कर लिया, 3-4 कैंडल्स लो का एक ऐसे लगा लिया, इंडिकेटर क्रॉसिंग हो गया. काफ़ी सारे मैं इंडिकेटर्स मिक्स करता था, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल फिल्टरिंग करता था. एंड आई थॉट कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन के आएगा. और मुझे कभी भी एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले. तो मेरी अगर एक्सपेक्टेशन थी कि एक मॉडल 30-40% देगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल्स गेव मी ब्रेक इवन रिजल्ट्स. कुछ लॉस, बट मज़ा नहीं आया. तो आई स्टिल रिमेंबर वन डे आई वाज सिटिंग एट होम, मुझे लगा कि लेट्स डू सम फन एक्सरसाइज इन कोड. तो मुझे था कि एक ऐसा करते हैं, डंप मॉडल टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग लॉस इन दैट मॉडल. सो मैंने एक कोड लिखा, उसमें लिखा कि अगर मानो 100 रुपीज़ का एक ऑप्शन है, वो मैं महंगे में अगर मैं बाय कर लूँ, सो व्हाट हैपन्स. सो नो प्राइस एक्शन, नो वॉल्यूम, नथिंग. एक सिंपल 100 रुपये का भाव अगर मैं महंगे में बाय कर लूँ तो कितना लॉस आता है. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग लॉस इन दैट मॉडल. मैंने जब उस मॉडल को टेस्ट किया, एंड इट वॉज अ आहा मोमेंट फॉर मी, कि उसका जो रिजल्ट था दैट वॉज वे बेटर देन एनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आई टेस्टेड बिफोर. वाह, वे बेटर. तो वो मेरे लिए गेम चेंजर जैसा है. मेरा पर्सपेक्टिव पूरा मार्केट को लेके पूरा चेंज हो गया. कि अभी तक मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें सोचता था कि जितने फिल्टर्स डालोगे, जितनी चीज़ें ऐड करोगे, चीज़ें बेटर होंगी. बट एक ये मॉडल है, इट्स अ चाइल्डिश काइंड ऑफ अ मॉडल कि जिसमें आप महंगे में बाय कर रहे हो, एंड इट लुक्स कम्प्लीटली इलॉजिकल ऑल्सो. एंड दिस मॉडल इज़ परफॉर्मिंग वे बेटर. सो उस टेस्टिंग के बाद में मैं मार्केट को अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया. आई डोंट गो इन टू द माइन्यूट डिटेल्स, एटलीस्ट ऑन इंट्राडे. थोड़ा सा मैं ब्रॉड स्ट्रक्चर ट्राई करता हूँ देखने के कि वो सिस्टम क्या लॉजिकल है क्या. तो वो आई थिंक एक गेम चेंजर बैक टेस्टिंग थी, और वो मैं अभी भी फॉलो करने की ट्राई करता हूँ. वेरी नाइस. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने जो मतलब कि जितनी सिंपल स्ट्रेटजी होती है उतना ज़्यादा अल्फा होता है. सो तन्मय, गिव अस वन स्ट्रेटजी कि अगर एक थॉट प्रोसेस में कैसे वो स्ट्रेटजी को एंड तक लेके जा सको. परफेक्ट. चलो आई थिंक एक लेट्स डिस्कस अ मॉडल राइट फ्रॉम द आइडिया. जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमने स्क्रीन देखी, हमें कुछ अट्रैक्टिव लगा, एंड देन वी कोडिफाइड इट, एंड देन हमने उसको देखा कि उसमें क्या एज है या नहीं है. सो लेट्स टेस्ट दिस मॉडल. सो सबसे पहले वी नो दिस इंडिकेटर RSI, very famous relative strength index. Every technical analyst trader, any trader who doesn't know even technical analyst will put an RSI. Absolutely. तो जब से हमने मार्केट स्टार्ट किया, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स जो हमें पता लगा है बुक से या किसी और से. नाउ जनरली लोग इसको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की तरह यूज़ करते हैं. सही बात है. सो अगर मानिए RSI मेरा बढ़ गया, 70-80 तक चला गया, सो पीपल लुक टू शॉर्ट इट. और लाइकवाइज अगर RSI मेरा 20-30 तक आ गया, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूट गई हैं, सो पीपल लुक टू बाय इट. इट मेक सेंस. आई थिंक लॉजिकल है और दिखता भी है चार्ट पे. दिखता भी है, एब्सोल्युटली. हम कितनी बार ट्राई करते हैं कि हम एक ओवरबॉट सिचुएशन में हम बेच दें और ओवरसोल्ड सिचुएशन में हम खरीद लें, क्योंकि आपको सस्ता प्राइस मिल जाता है बाय करने के लिए और महंगा प्राइस मिल जाता है बेचने के लिए. तो इसी चीज़ को हम सबसे पहले चार्ट्स में देखते हैं, तो इट लुक्स प्रॉफिटेबल. So now we'll again follow that process. We first convert that into a statement. Okay. That when RSI is saturated या stretched, तो हम we look for reversals.
ठीक है. अब स्ट्रेच का मतलब क्या है? वी कन्वर्ट दैट इनटू अ कोडिंग लैंग्वेज. सो स्ट्रेच का मतलब वी कैन से कि अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि RSI जब 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है या 80 से ऊपर है, वी कैन कॉल इट एज अ स्ट्रेच. एंड ओवरबॉट बोल सकते हैं कि अब प्राइस ऊपर चला गया, RSI ऊपर खिंच गया है, नाउ वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवर्सल. लाइकवाइज अगर हम स्ट्रेच की बात करें नीचे की तरफ, तो वी कैन से कि RSI अगर 30 के नीचे आ गया, 20 के नीचे आ गया, 10 के नीचे आ गया, वी कैन कोडिफाई इट, क्योंकि हमें एक सिस्टम को नंबर बताना पड़ेगा कि एक नंबर दे के वी हैव टू टेस्ट इट. सो वी हैव टेकन शॉर्ट के लिए वी हैव टेकन 3 आइट्रेबल्स. जैसे हम वेरिएबल्स लेंगे, 60 ले लिया हमने, 70 ले लिया, 80 ले लिया. लाइकवाइज बाइंग के लिए, लॉन्ग के लिए हमने 30 ले लिया, 20 ले लिया और 10 ले लिया. नाउ दिस इज द एंट्री पार्ट. अब एग्जिट के लिए जब हमें लगता है कि ओवर बॉट हो गया है और मार्केट नीचे आएगा, सो वी ऑल्सो हैव टू टेक द एग्जिट पॉइंट. या तो हम उसमें कोई एक टारगेट ले सकते हैं 5%, 10%, वॉटेवर, और हमने इसमें एक और RSI का ही एक एग्जिट RSI ले लिया. सो अगर हम देखें इसमें कि RSI 60 से जब ऊपर जाएगा तो आई विल एग्जिट ऑन 3 आइट्रेशंस. मैं 3 चीज़ें टेस्ट करूँगा कॉम्बिनेशंस बना के. अगर वो 40 के नीचे चला जाता है RSI, आई विल एग्जिट. 50 के नीचे चला जाता है, आई विल एग्जिट. और 60 के ही नीचे चला जाता है, आई विल एग्जिट. सो RSI ग्रेटर देन 60 में शॉर्ट करूंगा, और जैसे ही RSI 60 नीचे आ जाएगा तो भी मैं बाय कर लूंगा. तो पैसा कैसे बनेगा? सी हाइपोथेसिस यही है जो मैंने अभी चार्ट्स में देखा. अभी आई डोंट नो वेदर इट वर्क्स और नॉट. विजुअली लग रहा है कि काम करेगा. तो एग्जिट RSI हमने आइट्रेशंस रन किए हैं, बिकॉज वी थिंक कि आप जितने आइट्रेशंस रन करोगे इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मार्केट. अभी वी डोंट नो इफ दिस हाइपोथेसिस वर्क्स, लेकिन लगता है वी हैव दिस बिलीफ के काम करेगा. वी कैन सी दिस स्लाइड. इसमें हमने बहुत सारे वेरिएशंस रन करे हैं, लॉन्ग कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन. अगर हम पहली आइट्रेशन को देखें, सो व्हाट दिस सेज इज वी आर इन लॉन्ग पोजीशन अगर RSI 10 के बिलो है, और इसको हम एग्जिट कर रहे हैं अगर RSI 10 के अबव है. तो अगर 10 के नीचे जैसे ही RSI जाता है हमने बाय कर लिया, और जैसे ही 10 के ऊपर जाता है हमने एग्जिट कर दिया. हाइपोथेसिस क्या है कि सस्ते में लिया और जैसे ही RSI 10 के ऊपर गया हमने महंगे में उसको एग्जिट कर दिया. और उसी आइट्रेशन में अगर हम इसको फ्लिप कर दें तो 90 के ऊपर गया तो हमने शॉर्ट किया, क्योंकि बहुत ही महंगा उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट हो चुका है. और जैसे ही 90 के नीचे गया हमने उसको एग्जिट कर दिया. अब हम देखिए इसमें हमने बहुत सारे वेरिएशंस रन किए हैं. एंड इफ वी सी द प्रॉफिट साइड ऑफ दिस, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? प्रॉफिट ही होना चाहिए. प्रॉफिट ही होना चाहिए, बिकॉज हमें लगता है लॉजिकल है, हम पढ़ते आए हैं कि इट्स अ वेरी गुड ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर. बट वी कैन सी इन द रिजल्ट्स कि ये लॉस मेकिंग मॉडल है. आप देखेंगे अगर ये जो भी हमने सब कॉम्बिनेशंस लॉस मेकिंग है. एब्सोल्युटली. ओके. तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इट्स ओवर मोर देन 1 लाख का लॉस. Definitely in points, right? In points, in yeah. Nifty. In Nifty. Okay. And this is from 2019 till 24. ठीक है. And this is on a 15 minutes positional basis. Okay. तो this is shocking, right? जो हम इतने टाइम से सोच के आए हैं, ये तो completely opposite हो गया. जो हम आंखों से देखते हैं, visually बहुत attractive लगता है, appealing लगता है. It's not working at all. तो इसके बाद मैंने सोचा कि अगर ये लॉस है, अगर हम इसको कम्प्लीटली रिवर्स कर दें और हम अपना थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज कर दें. अभी हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि RSI एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर है. अगर हम इसी को ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर की तरह ट्रीट करें, सो व्हाट हैपेंस? ये जाने देंगे. हाँ, डायरेक्टली वही. अच्छा. सो पहले हम क्या कर रहे थे विशाल कि RSI जब 70 के ऊपर जा रहा था, वी यूज्ड टू शॉर्ट. वी वर ऑफ अ बियरिश ओपिनियन, वी वर हैविंग अ व्यू कि महंगे पे बेचो. अब अगर हम अपना व्यू चेंज करके जब RSI 70 के ऊपर जाता है और अगर हम बाय अपॉर्चुनिटी देखें, व्हाट हैपेंस? लाइकवाइज 30 के नीचे गया, पहले हम बाय कर रहे थे, अब उसको शॉर्ट करें तो व्हाट हैपेंस? सो सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग केम आउट. हमने जैसे ही अपनी पोजीशन को फ्लिप किया, जहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे थे वहाँ पे हमने लॉन्ग किया, और जहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे वहाँ पे शॉर्ट किया. सो द रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी प्रॉफिटेबल. द एंटायर द पिक्चर रिवर्सेस. एब्सोल्युटली. पूरी जो पिक्चर हमारे दिमाग में थी, हम जो जिस बिलीफ पे हम ट्रेड ले रहे थे, वो कंप्लीटली चेंज हो गई. सो दिस इज वेयर रिसर्च रियली हेल्प्स. दिस इज वेयर बैक टेस्टिंग रियली हेल्प्स. कि विजुअली हमारे पास एक लिमिटेशन है हमने, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें जो देखना है चार्ट हमें वही दिखाता है. सो अगर हमारा व्यू है RSI को लेके ओवरबॉट ओवरसोल्ड और वो काम करता है, तो हम वही चार्ट्स में वही पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे वो काम कर रहा है.
अब एक बार ये स्टेटमेंट वापस बोलोगे, चार्ट्स में वही दिखते हैं जो हमें देखना है. एब्सोल्युटली. वाह, वेरी नाइस. एक बायस क्रिएट हो जाता है, देयर इज अ लिमिटेशन टू ह्यूमन. लेकिन जब हम कोड करते हैं तो कोड डजंट हैव एनी इमोशन. आपने जो लिखा है इट विल टेस्ट फॉर जो भी आप पीरियड उसको दे रहे हैं. सो दिस इज द पिक्चर. एंड ये सारी चीज़ें एक बहुत ही गेम ओपनर की तरह, एक आई ओपनर की तरह प्रूव होती है कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो और कंप्लीटली काउंटर इंटुइटिव सिचुएशन आपको दिखती है. तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ मॉडल्स मेक यू लर्न अ लॉट. ओके, वाह, आई थिंक सो इट्स कम्प्लीटली आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि अब तक तो एज अ CMT हमको वही सिखाया गया था कि भाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इज द थिंग. लेकिन व्हेन द डेटा कम्स द स्टोरी कम्प्लीटली चेंजेस. एंड नो वंडर्स SEBI when it comes out with the numbers 93% of the trader lose money. कई बार वो जो कन्वेंशनल थिंग्स है वही लेके हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, शायद मे बी और मे नॉट. सो जस्ट वैलिडेटिंग द डेटा मेक्स इट लॉट ऑफ सेंस. सो तन्मय, ये तो हो गई प्योर प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, पर आर देयर एनी अदर पैरामीटर्स जो एक बंदे को चेक करना चाहिए व्हेन ही इज बैक टेस्टिंग? कई लोग मुझे बोलते हैं कि बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट होता है दैट डजंट मैच विद देयर लाइव परफॉर्मेंस. So there is a very famous quote I really want to put across. I have never seen a bad backtest result. ऐसा क्यों बोलते हैं? Backtest is always good. Absolutely. It will make you a billionaire, right? So मुझे लगता है बैक टेस्ट करने का जो तरीका है दैट शुड बी प्रॉपर. सो मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ जब भी मैं बैक टेस्ट करता हूँ. सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका कोड करेक्ट होना चाहिए. काफ़ी बार होता है कि हमने आजकल तो काफ़ी सारे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे गलती होने के चांसेस कम हैं. अगर आप खुद बैक टेस्ट कर रहे हैं कोड करके आमी ब्रोकर पे, पाइथन पे या जैसे भी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो रूल्स हैं आपने उनको करेक्ट कोड किया है. अब 2-3 चीज़ें मुझे मिस्टेक्स लगती हैं. काफ़ी लोग, मैं काफ़ी बार ये चीज़ कर चुका हूँ कि कई बार हम बैक टेस्ट के टाइम पे फ्यूचर का जो एलिमेंट होता है, फ्यूचर का जो प्राइस होता है, वो हम कंसिडर कर चुके होते हैं पहले. तो उस कारण से क्या होता है, अपना जो प्रॉफिट है और जो ड्रॉडाउन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है. मतलब बेसिकली इट्स चीटिंग के फ्यूचर में जो प्राइस है वो हम लोग ने अभी कंसिडर कर लिया है. दैट इज अ कोडिंग मिस्टेक. ओके, कोई ट्रेडर ये नहीं चाहता ऑब्वियसली, लेकिन हम कोड जब करते हैं कई बार ये चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती हैं. सेकेंड मिस्टेक इज़ कि हम गैप अप और गैप डाउन में एसएल्स को ट्रीट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मानिए मैंने एक ऑप्शन मॉडल टेस्ट किया जिसमें मैं 50% का एसएल लगा रहा हूँ और अगले दिन गैप अप हो गया. अब वो ऑप्शन का प्राइस खुला 250 पे, तो आइडियली हमारा एग्जिट क्या होना चाहिए? 250 प्लस 250 होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ओपन जब होगा तो ही मैं एग्जिट कर पाऊंगा. लेकिन कई लोग उसको 150 पे एग्जिट कर देते हैं. ये एक कोडिंग मिस्टेक है. प्रैक्टिकली उनको भी पता है इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ये कोडिंग मिस्टेक है. तो सबसे पहले तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है 3-4-5 दिन लगा के उसको प्रॉपरली वी शुड ट्रैक इट विद द रूल्स एंड विद द चार्ट्स. दूसरा चीज़ मुझे जो लगता है, लोग स्लिपेज और STT का जो खर्चा होता है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते अपने सिस्टम में. अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप मानिए 100 बैक टेस्टिंग्स करते हैं आप अपने हाइपोथेसिस की, और आप अगर उसको विदाउट कॉस्ट टेस्ट करते हैं तो यू वोंट बिलीव आपको 80-85% मॉडल्स प्रॉफिटेबल दिखेंगे विदाउट कॉस्ट. और अगर आपको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, यू विल बिकम एक्साइटेड और आप उसको लाइव कर देंगे. लेकिन एक्चुअल में जब हम ट्रेड करते हैं, वी नो खर्चा होता है, ब्रोकरेज का खर्चा होता है, STT का खर्चा होता है, स्लिपेज का खर्चा होता है, which is huge in fact, and which are genuine, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. Absolutely, आपको वो फेस करना ही पड़ेगा. तो अगर हम वो कॉस्ट को डालते नहीं हैं तो आपको हर मॉडल ही एक बहुत ही ब्राइट पिक्चर दिखाएगा जो कि रियलिस्टिक नहीं है. और जैसे ही आप उस कॉस्ट को डालते हैं, यू वोंट बिलीव 100 मॉडल्स में से 97 और 98 मॉडल्स विल ब्रेक डाउन. सो इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट. थर्ड थिंग इज, मुझे लगता है कि लोग इसको सारे रिजीम्स पे टेस्ट नहीं करते हैं. रिजीम का मतलब क्या है? सो आई शेयर यू वन इंसिडेंट. एक दिन 2-3 साल पहले अ पर्सन केम अप टू मी एंड ही सेड कि तन्मय, लेट्स बैक टेस्ट दिस मॉडल. सो ही हैड अ निफ्टी फ्यूचर्स बैक टेस्टिंग मॉडल, एक सिस्टम था. एंड ही सेड कि कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट इन बैक टेस्टिंग दिस. सो आई आस्क्ड हिम कि आर यू रनिंग दिस मॉडल? एंड ही सेड कि हाँ, मैं 6-7 महीने से उसको मॉडल को रन कर रहा हूँ एंड इट्स doing well. So I said कि बैक टेस्टिंग का what is the logic of then बैक टेस्टिंग? आप अगर if you're making money in the live environment, so he said कि लास्ट की 2-3 महीना थोड़ा सा मार्केट हिला है और रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब हो चुके हैं. So I back tested the model for around 4-5 years and you won't believe
कि वो जो 6-7 महीने थे वही बस। ओनली वही प्रॉफिटेबल थे। ओह शिट। ओके बाकी जो सारे के सारे ईयर्स थे पुराने, वो सब में लॉस था। ओके इमेजिन अगर आप एक मॉडल को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप उसी एनवायरनमेंट में उसको रन कर रहे हो जो उस मॉडल के लिए सबसे फेवरेबल best था, हो, बेस्ट था, तो अगर हल्का सा भी रजीम में चेंज आया तो वो मॉडल कैसे ब्रेक होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉडल है उसको हम थोड़ा लंबा टेस्ट करें। सो जैसे कि आप गोल्ड और सिल्वर है, अगर आप मानिए उसको 1 साल आप ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल रन करते हैं, इट वुड हैव गिवन यू वेरी बिग मनी, 60-70% की ROI आ गई। लेकिन आप उसे अगर मीन एंड रिवर्टिंग एनवायरनमेंट में रन करते हैं उस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को, इट विल ब्रेक डाउन। ऑब्वियसली सो वेरी इंपॉर्टेंट आप रेजीम थोड़ा सा लंबा रखें। ओके एंड द फोर्थ पार्ट आई चेक इज ओवरफिटिंग, कि वो जो मॉडल है ओवरफिट ना हो जाए, कि आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको बिन्स बनाएं उन वेरिएबल्स के, उसको क्लस्टर करें एंड देन यू चेक द क्लस्टर वेदर वो जो पूरा का पूरा बिन है, क्लस्टर है, वेदर इट्स प्रॉफिटेबल और नॉट। और स्लाइट चेंज इन द वेरिएबल, द मॉडल शुड नॉट ब्रेक। मतलब 19-20 RSI ले लिया या फिर अपना मूविंग एवरेज ले लिया, तो 19 पे जो परफॉर्मेंस है वही 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे भी होनी चाहिए या नियर एंड अराउंड होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर 19 पे 21 पे मॉडल ब्रेक हो गया, मॉडल में ह्यूज डेविएशन है, इसका मतलब ओवरफिट है, ये ओवरफिटेड है। तो ये हो गई अपनी स्ट्रेटजीज की बात है, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है जो रिजीम बोलते हो आप, AI का। सो जिस तरह मैं अभी यूट्यूब पे जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI, बीट ChatGPT, बीट क्लॉड, beat any different kinds of AI, and they are actually recommending strategies now. So do you think human will be replaced by AI? See, AI is or in trading in general? Yeah. So AI is brilliant. We know that. AI से आपका execution, आपका back testing, आपका research, आपका pattern identification, it has become easier, more efficient. But मुझे लगता है कि अगर किसी का वो mindset है कि मैं सारा का सारा काम AI को दे दूंगा and then I'll relax, I think it's a wrong mindset. Okay. क्योंकि आप देखिए अगर AI सबके पास है, सबके पास एक्सेस है, देन AI इज़ नॉट एन एज। ठीक है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे आप अपने साथ उसको कैसे बेटर वे में यूज़ करते हैं, स्मार्ट वे में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन एज। तो अगर मानिए मैं AI की मदद से कोई रिसर्च कर रहा हूँ, कोई पैटर्न निकाल के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो दूसरे बंदे के पास भी AI है, बराबर। इफ आई एम बाइंग ही इज ऑन द अदर साइड, वो शॉर्ट कर रहा है, ही कांट बी दैट डम्ब। लॉन्ग रन में वो ऐसा नहीं है कि मैं वो पैटर्न पे ट्रेड करता रहूँगा, वो उसको वो पैटर्न पता नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि AI को हम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ना करें, कि हमने सारा का सारा काम ब्लाइंडली उसको दे दिया एंड देन रिलैक्सिंग, गो टू गोवा बीच एंड एंजॉय। वी शुड ट्रीट AI एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके साथ हमें कॉन्वर्सेशन करना है, इंट्रैक्शन करना है, हम अपने सिस्टम्स को बेटर कर सकते हैं। AI की मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट्स प्रीटी वेल। तो AI कैन बी अ हेल्पिंग टूल, इट कैन नॉट बी अ ऑल्टरनेटिव टू अ ह्यूमन, आई वुड से। ये पॉडकास्ट का ओरिजिनेशन ही यहीं से हुआ था, माइंड, मनी एंड मशीन। और मैं जितना भी मार्केट में था और मैं जितने भी लोगों से बात करता था, तो एवरीबडी का एक ही व्यू होता था कि माइंड इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है मशीन इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है कि भाई मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। तो देयर वाज नॉट अ पर्टिकुलर आंसर दैट आई गॉट इट। तो मैंने बोला व्हाई डोंट वी मेक इट इनटू अ सीरीज एंड आस्क द ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग देमसेल्व्स, मेकिंग मनी फॉर देमसेल्व्स, कि अगर मैं आपको एक 100% का एलोकेशन देता हूँ, हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट दिस 100% एलोकेशन बिटवीन माइंड, मनी एंड द मशीन? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, तीनों इम्पॉर्टेंट है, यू कैंट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम ट्रेडिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रैटेजी है। वाओ, दिस इज वेरी यूनिक। आई वुड से 50% स्ट्रैटेजी। और उसका रीज़न क्या है कि दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द कोर फाउंडेशन। अगर आपका स्ट्रैटेजी पे पूरा ट्रस्ट है, अगर आपका जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है, यू हैव कंप्लीट फेथ, तो आप ख़राब टाइम भी झेल जाओगे, बिकॉज यू नो कि प्रोडक्ट अच्छा है। और अगर आपका स्ट्रैटेजी में उतना डेटा एज नहीं है, आपने मानो उतना उसमें रिसर्च नहीं किया है, उतना एफर्ट नहीं लगाया है, तो थोड़ा भी DD आया, जो कि आएगा, आप गिव अप कर दोगे। सेकेंड 50% इज स्ट्रैटेजी, 30% इज मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट का रोल क्यों आता है? बिकॉज मार्केट्स आर रैंडम, एज वी डिस्कस्ड, शॉर्ट टर्म में कम्प्लीटली रैंडम है। आपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रोबस्ट लगा दी मार्केट के अंदर, हो सकता है अगला 1 महीना लॉस चला जाए,
वी कांट प्रेडिक्ट द मार्केट्स. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी बेट्स को जितना डाइवर्सिफाइड कर लो और जितने लंबे टाइम तक मार्केट में आप टिके रहो. एटलीस्ट आप 6 महीना उस मॉडल को दे दो. तो आपको अपने बेट्स को एक रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा कि बेट साइज कम हो, आपका रिस्क लिमिटेड हो 1% का. तो मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द साइकोलॉजी, विच इज हाउ मच परसेंट? 20%. 20%. ओके. साइकोलॉजी मुझे लगता है अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है और आपने मनी मैनेजमेंट कर लिया तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है. क्या बात है. साइकोलॉजी आप सोचो कि आपका मॉडल सो है, मनी मैनेजमेंट आपने मानो कर भी लिया और आप सोचो कि नहीं आई डोंट गिव अप और मैं स्ट्रैटेजी को रन करता रहूँगा, आई बी अ टफ माइंडेड गाय. तो आप इवेंचुअली ब्रेक करोगे बिकॉज आपका अगर प्रोडक्ट में ही एज नहीं है, आपका डेटा में ही एज नहीं है, तो हाउ विल यू सर्वाइव? सही बात है. सी मेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सर्वाइव करना पड़ेगा टफ टाइम में, लेकिन वो जब when you trust the system, when you trust the research, when you trust the money management part. So मुझे लगता है psychology is 20% and main part is a strategy. क्या बात है. आई थिंक सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो, क्योंकि एवरी ट्रेडर ब्रिंग्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट दिस माइंड मनी एंड मशीन. क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर से मैंने काफ़ी ट्रेडरों से बात की, सो उनका अलोकेशन थोड़ा अलग था. They would give more weightage to the psychology, then money management, and the last came the machine or the strategies. In our conversation today, I got a completely different perspective, and which is also correct. So there are so different many ways to make money, and it's your view and how you tackle the market. So Tanmay, thanks for this insightful session. पर मैं ऐसे freely आपको जाने नहीं दूंगा. I have a rapid fire round for you, so you have to answer all those with the quickest answer that comes into the top of your mind. Okay? Absolutely. Vishal. Let's start with this. So my first question is, one trading mistake that every new trader makes. Overtrading. Overtrading is very big. He gets bored. वो खाली नहीं बैठना चाहता. He wants to be in the markets all the time. So he overtrades. Wow, which is very good. If you could give yourself one tip when you started out, what it would be? I would never do manual trading. Manual trading छोड़ देना है. Absolutely. One habit that protects beginners from big losses. See, position sizing. Keep जितना कम कर सकते हो. When you are learning the markets, keep it very very minimal. And then when you gain understanding, धीरे धीरे you can increase the sizing. Does revenge trading is good? No, not at all. Not at all. Say if you follow a system, revenge trading आप करोगे नहीं. If you are not structured, एक framework नहीं है, then revenge trading का obviously you feel doing it. Right. Market ने loss दिया है, now you want to gain it back. Okay. लेकिन if you follow a system, I think वो eliminate हो जाता है. Eliminate हो जाता है. And the very interesting ones that I'm going to ask you. If trading was a sport, which one would it be? It would be casino, I would say. It's not a sport, but I think it's like a casino only. You have to make odds in your favor in the long run. Okay. Yeah. What do you have with when you are sitting at the trading desk? Coffee or chai? I have coffee. Coffee. Okay. Yes. So that gets you. So yeah. Thank you, Tanmay. This is a very insightful session, and I have a request for all our viewers. दूसरा बहुत सारे हमको लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं. मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द नॉलेज एंड एज वी नो दिस इज़ अ ट्रेडिंग प्रोफेशन इज़ अ वेरी लोनली प्रोफेशन. जहाँ पे आप अपना नॉलेज अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो वो ग्रो नहीं करेगा. तो आपका भी एक फ्रेंड सर्कल हो जो एक सिस्टमेटिक ट्रेडर की कम्युनिटी हो और एक सिस्टमेटिक ट्रेडर्स एक साथ में बात करें. एंड इफ दे आर लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट दे आर ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच यू कैन डिस्कस विथ यस. सो मेक श्योर यू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि कोई अच्छे ट्रेडर है जिनको हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं एज अ गेस्ट, या कोई और एक टॉपिक पे आपको डिटेल में जानना है तो वी विल डेफिनेटली कवर देम इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. सो थैंक यू Tanmay, thanks a lot, Thank and you so see you much, soon. Vishal. Thank you so much, Vishal.